हाय दोस्तों, तो आज मैं एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है बियॉन्ड रोमांस। ये एक रोम कॉम ड्रामा है और इसकी स्टोरी का मेन थीम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ड्रामा के स्टार्टिंग में फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम गु जेनजेन है और वो एक्ट्रेस बनना चाहती है। तो एक दिन उसकी एजेंसी की एजेंट ने उसे एक बार में जाने के लिए कहा होता है और उसे कहती है कि अगर तुम आज रात यहाँ पर अच्छे से बिहेव करोगी तो तुम्हें मूवी में मेन लीड यानी हीरोइन को रोल दिया जाएगा। ये फेमस तो हो जाती है लेकिन इसकी मशहूरी एक नेगेटिव एस्पेक्ट में होती है और ये सोच रही होती है कि शुक्र है कि मेरे माँ बाप जिंदा नहीं, अगर वो लोग जिंदा होते तो वो मुझे कान से पकड़ के डांटते। फिर इसके बाद इसकी बहन को दिखाया जाता है जो कि बीमार है और उसकी हार्ट सर्जरी होनी है, लेकिन इसकी बहन की सर्जरी के जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसको समझ नहीं आ रहा होता कि इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी और अभी जो इसके साथ स्कैंडल हुआ है उसकी वजह से इसको कोई काम भी नहीं मिल रहा, तो फिलहाल ये जॉबलेस भी है। फिर इसके बाद ये हॉस्पिटल से बैंक जाती है, वहाँ जाके से मालूम होता है कि इसके पास तो बहुत थोड़े पैसे हैं और इसी तरह ये बाहर निकल पड़ती है और बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है कि तभी इसको इस ड्रामे का मेन मेल लीड मिलता है जिसका नाम लू युन चेन है, जो कि इसको एक जॉब ऑफर करता है और कहता है कि मैं तुम्हें 30 मिलियन पे करूंगा, तुम्हारे जितने भी डैमेजेस और एक्सपेंसेस हैं, बस तुम्हें उनके बदले मेरा एक काम करना होगा। और कहता है कि इसके बदले में तुम्हें मेरी बीवी बनना होगा। तो ये कहती है कि नहीं, मैं इसके लिए अपने आप को नहीं बेचूंगी और मुझे हर कोई जानता है। लेकिन ये कैसे तैसे करके मान जाती क्योंकि इसको अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे भी चाहिए थे। और फिर लड़का लू युन चेन अपनी दादी से गु जेनजेन को मिलवाने के लिए ले जाता है और इसकी दादी अपनी होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। इसकी दादी से मिलने के बाद ये लोग जब बाहर आते हैं तो गु जेनजेन इससे कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा इतनी स्वीट है, तुम उनसे झूठ कैसे बोल सकते। तो इससे कहता है कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि तुम्हारा काम एक्टिंग करना है और तुम्हें इसके लिए मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें इतने छोटे से रोल के लिए मैंने इतनी बड़ी अमाउंट पे की है। और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो तुम जहाँ पे काम करती हो वहाँ पे जा सकती हो, फिर तुम इंतजार करो कि तुम्हें कब इतनी बड़ी अमाउंट का पे चेक मिले और तुम अपनी बहन की सर्जरी करवा सको। तो ये अपने दिल में सोचती है कि बात तो सही कर रहा है कि मुझे इतने ज्यादा पैसे आखिर कौन देगा। तो ये कहती है कि ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हम दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ और काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे और ना ही कोई फिजिकल रिलेशनशिप होगा और हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए है। और इस कंडीशन पे इन दोनों की डील हो जाती है। फिर इसके बाद गु जेनजेन कहती है कि लेकिन मेरी एक और शर्त है, तुम्हें मुझे इस सब काम के लिए 30 मिलियन नहीं देने चाहिए, बस मुझे तुम उतने पैसे दे दो जितनी मुझे जरूरत है और मैं तुम्हें एक रिटर्न रिसीप्ट भी दे दूंगी कि तुमने जितने भी मुझे पैसे दिए हैं मैं उनकी 30 साल की इंस्टॉलमेंट्स करवा लूंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें वापस भी कर दूंगी। फिर कहते हैं कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद ये लोग फौरन से मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस जाते हैं और शादी कराते हैं। फिर आके ग्रैंडमा को मिलते हैं तो इनको देख के ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश होती है, कहती है कि फाइनली मेरे पोते ने अपनी पहली मोहब्बत से शादी कर ली है। तो ये सुनकर गु जेनजेन बहुत ज्यादा हैरान होती है, कहती है क्या मतलब पहली मोहब्बत। तो लू युन चेन अपनी दादी को कहता है कि आपने अपनी मेडिसिन नहीं ली और आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं। फिर इसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल से जा रहे होते हैं और रास्ते में गु जेनजेन लू युन चेन के बारे में इंटरनेट पे देख रही होती है और उसे मालूम होता है कि शोमुन नामी लड़की बचपन से ही लू युन चेन के साथ थी और ये उसे पसंद भी करता है, लेकिन शोमुन एक्ट्रेस बनना चाहती थी और इसके लिए वो अब्रॉड पढ़ने चली गई और इस वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। फिर ये उस लड़की की तस्वीर निकाल के देखती है, फिर जूम इन करती है तो उसके भी राइट आंख के नीचे तिल होता है बिल्कुल जैसे इसके है। तो ये देखने के बाद ये हंसने लग जाती है, कहती है कि अच्छा ये सिर्फ इतनी सी रिजेम्बलेंस कर सका मेरी उसके साथ। फिर इसके बाद ये लोग एक मैरिड कपल की तरह जिंदगी गुजारने लग जाते हैं और सबको रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ लू युन चेन की ग्रैंडमा के लिए। फिर ऐसे ही ऐसा ऐसा टाइम गुजरता जाता है और एक दिन गु जेनजेन बहुत ज्यादा खुश होती है और ये कैलेंडर पे देखती है कि फाइनली आज कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने का दिन आ गया है, मैं आज आजाद हो जाऊंगी। और इस एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा खुश होती है कि आज फाइनली इसको इस सारे ड्रामा से छुटकारा मिल जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फाड़ के फेंक देती है। और फिर थोड़ी देर बाद ये लू युन चेन को मैसेज करती है कि आज हमारे कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट दिन है। तो लू युन चेन से कहता है कि मैं अभी एक बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहा हूँ। तो ये ऐसे मैसेज पे कहती है कि मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं तुमसे कल मिल लूंगी। और इसी दौरान ये अपना सामान पैक कर रही होती है कि मैसेज करने के दौरान इसके हाथ से एक बुक गिर जाती है जो कि थोड़ी साइड पे चली जाती है और इसकी नजर उस पर नहीं पड़ती। गु जेनजेन के वहां से जाने के थोड़ी ही देर बाद लू युन चेन वहाँ पे आ जाता है, लेकिन ये तब तक उतने में जा चुकी थी और लू युन चेन की नजर उस बुक पर पड़ जाती है। तो वो ये बुक उठा लेता है और फिर वो बुक अपने साथ लेकर ये वहां से चला जाता है और रास्ते में ये गु जेनजेन को भी कॉल करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। और इसी दौरान बेध्यानी में इसकी गाड़ी के सामने एक बिल्ली आ जाती है जिसकी वजह से इसको ब्रेक लगानी पड़ती है और इसका एक्सीडेंट हो जाता है। और थोड़ी ही देर बाद गु जेनजेन को कॉल आती है कि लू युन चेन का कार एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये फौरन भागी भागी हॉस्पिटल जाती है। तो वो बिल्कुल ठीक बेड पर लेटा होता है और इससे देखकर कहता है कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई हनी। तो गु जेनजेन इससे कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो। तो फिर इसके बाद लू युन चेन इसको अपने पास खींचता है, उसको गले लगाता है और गु जेनजेन बहुत ज्यादा ही हैरान हो रही होती है कि
आखिर ये इस तरह क्यों कर रहा है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। लू यंचन इससे कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें कभी दोबारा देख ही नहीं पाऊंगा, और अपने मन में ही फिर गुजनजन ये सोचती है कि मुझे लगा था कि आज मैं ये सब कुछ खत्म करने वाली हूँ, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट से मेरी जान छूट जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। और दूसरी तरफ लू यंचन अपने फोन में अपने रिलेटिव्स की तस्वीरें देख रहा होता है, लेकिन इसे कुछ नहीं याद होता कि आखिर ये लोग कौन है। यानी इससे ये बात मालूम होती है कि कार एक्सीडेंट के दौरान इसकी याददाश्त चली गई है। और तभी इसका सेक्रेटरी इसके पास आता है रोते हुए, कहता है कि आपको क्या मैं भी याद नहीं हूँ, और कहता है कि मैंने आपकी वाइफ से ज्यादा आपके साथ टाइम गुजारा है, लेकिन फिर भी आपको वो याद है और मैं नहीं। और फिर ये बात सुनने के बाद गुजनजन अपने आप से कहती है कि क्या मतलब, मेरे झूठ मूठ के शौहर को सिर्फ मैं ही याद हूँ और बाकी कुछ भी नहीं। असल बात तो ये है कि हम कुछ ही देर में डिवोर्स लेने वाले थे और अब मेरे शौहर की, यानी मेरे कॉन्ट्रैक्चुअल शौहर की याददाश्त चली गई है, लेकिन अब सिर्फ इसे ये याद है कि हम लोग एक बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं और ये मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, इसके अलावा इसे और कुछ क्यों याद नहीं है। और तभी ये डॉक्टर को देखती है और अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है और वहाँ पे जाके इमेजिन करती है कि डॉक्टर लॉयर है और ये उस कोर्ट में जाके कहती है कि हम लोग डिवोर्स लेने वाले थे, लेकिन अब लू यंचन की याददाश्त चली गई है। और ये बताती है कि मेरी और तुम्हारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया था और तुमने भी। तो लू यंचन इसे कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, तो फिर इसे याद आता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो इसने फाड़ कर फेंक दिया था एक्साइटमेंट के मारे। और फिर ये कहती है कि मैं कितनी पागल हूँ, आखिर मैंने एक्साइटमेंट में ऐसा क्यों किया। फिर कहती है कि रुको, मुझे एक बात याद आई, तुमने मुझे 30 मिलियन दिए थे और मैं तुम्हें उसकी इंस्टॉलमेंट हर महीने दे रही थी। तो लू यंचन कहता है कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि मैं हूँ वो जिसने तुम्हारी एजेंसी को 30 मिलियन वापस किए हैं, और हर महीने जो तुम मेरे अकाउंट में भेजती हो पैसे, वो हाउस होल्ड की जरूरत के लिए होते हैं और तुमने ही इंसिस्ट किया था कि तुम वो वापस करोगी। गुजनजन कहती है लेकिन हम दोनों की एक दूसरे के लिए कपल्स वाली फीलिंग नहीं है, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, ना तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम सिर्फ शोमुयुन से मोहब्बत करते हो और मैं उसकी जगह सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हूँ, तुम सिर्फ उसके वापस आने तक के लिए मेरे साथ थे। तो लू यंचन अपनी दिमागी हालत की वजह से कोई भी बात समझ नहीं पा रहा होता और कहता है कि अब तुम बस कर दो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कह रही, क्योंकि अपने काम की वजह से मैं तुम्हें सही तरह से टाइम नहीं दे पा रहा और इसलिए तुम मुझ पर गुस्सा हो और डिवोर्स लेना चाहती हो, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें प्रॉपर टाइम दूंगा और हम दोबारा से शादी करेंगे, तुम मुझे मारो डांटो, तुम सब कुछ कर सकती हो। और फिर लू यंचन उसे वो वाली वीडियोस दिखाता है कि देखो हम दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, जो कि इन दोनों ने सिर्फ अपनी ग्रैंडमा के लिए रिकॉर्ड की थी। गुजनजन कहती है तो सिर्फ एक्टिंग थी जो कि हम दोनों तुम्हारी ग्रैंडमा के लिए कर रहे थे। तो लू यंचन कहता है कि तुम्हारा इसके पास कोई सबूत है नहीं, लेकिन मैं दिखाता हूँ। तो ये अपनी ग्रैंडमा की एक वीडियो दिखाता है जो कि कहती है कि जल्द ही मुझे अब एक ग्रैंडसन चाहिए। और फिर इतने में लू यंचन का सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है कि मैं भी इस बात का गवाह हूँ कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और अपने बिजी शेड्यूल की वजह से मिस्टर लू ने मुझसे आपके लिए गिफ्ट खरीदने का भी कहा था। तो फिर गुजनजन को अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इसके पास जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे यूजलेस गए, और फिर ये कहती है कि वो तुम्हारा दोबारा से शादी करने वाला वो वाला पॉइंट कहाँ गया। तो लू यंचन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं अपने काम के साथ बहुत ज्यादा बिजी था और तुम्हें बाहर के लोगों ने मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा गुमराह किया, तो इसीलिए तुम्हारे लिए मैंने एक रिंग खरीदी और अपनी शादी को रीशेड्यूल किया। और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन खत्म होना था और ये लोग मैसेज पे बात कर रहे थे, तो उसी दिन लू यंचन ने इसके लिए रिंग खरीदी थी। और फिर इसके बाद गुजनजन कहती है कि तुम्हारी तो याददाश्त गई है, तुम्हें सिर्फ हमारे रिलेशनशिप के बारे में कैसे याद है, और दूसरी बात असूलन तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हें अपने फोन का पासवर्ड भी याद है। लू यंचन कहता है कि हाँ ये बात ठीक है, जब मुझे होश में आई तो मुझे कुछ भी नहीं याद, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मुझे तुमसे जुड़ी हर बात याद है, तो इसलिए मेरे जो फोन का पासवर्ड है वो तुम्हारी बर्थ डेट है। और ये उसे खोल के भी दिखाता है तो वाकई में वो इसकी बर्थडे होती है। और फिर इसकी इस इमेजिनरी कोर्ट में ये फैसला होता है कि लू यंचन इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और ये इसकी हेल्प करेगी उसकी याददाश्त वापस लाने में, चूंकि ये उसकी नजर में उसकी सही बीवी है। फिर इसके बाद ये लोग घर चले जाते हैं और इसको समझ नहीं आ रही होती कि अब ये इससे कैसे पीछा छुड़वाए, तो ये उससे झूठ बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा अजीब तबीयत की लड़की हूँ और मुझे तुमसे मोहब्बत भी इसीलिए थी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अमीर थे, मैं तुम्हारे पैसे के पीछे हूँ। फिर इसके बाद ये उसे एक क्लब ले जाती है और कहती है कि हकीकत तो ये है कि मैं स्मोक करती हूँ, मैं ड्रिंक करती हूँ और मैं इस तरह की पार्टीज में रातें गुजार देती हूँ, और अपने मन में ये सोच रही होती है कि इस तरह की लड़कियां आखिर किसको पसंद होंगी। लेकिन दूसरी तरफ लू यंचन इसे देख ही रहा होता है और इसने जो ड्रेस पहनी होती है वो थोड़ी शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से ये अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है और बार बार उसे खींच के नीचे कर रही होती है। लेकिन ये सब बातें लू यंचन नोट कर रहा होता है और वो समझ रहा होता है कि ये सिर्फ उसे अनॉय करने के लिए कर रही है, और अपने आप से कहता है कि ये सिर्फ मेरे सामने ही बुरी औरत बनने का ड्रामा कर रही है, और कहता है कि ठीक है मुझे कोई इतराज नहीं, तुम्हें जो चीज पसंद है वो मुझे भी पसंद है, इसीलिए हम लोग दोनों अंदर जाके मजा करते हैं। और जैसे ही ये लोग क्लब में आते हैं तो ये से कहती है कि मैं तो इस नाइट क्लब की क्वीन हूँ और तुम अभी देखना कि मैं यहाँ पे क्या क्या करूंगी। और थोड़ी देर में एक लड़का इसे आवाज देता है तो कहती है कि फाइनली मेरा प्लान कामयाब होने वाला है, और ये लड़का इसने खुद ही बुलवाया होता है अपने हस्बैंड को ये दिखाने के
मिली कि वाकई में बहुत ही बुरी है। लेकिन इसने ये जो लड़का बुलवाया होता है ये बिल्कुल भी सही से एक्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि बहुत ज्यादा नर्वस होता है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये लड़का इसकी बहन ने इसके अरेंज करके दिया, जो कि इसकी बहन का क्लासमेट है। ये उसके साथ ऐसे एक्ट कर रही होती है जैसे ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी इसका साथ नहीं दे पाता। तो लो यून चैन इतने में उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के देता है। तो मालूम होता है कि ये तो इसी की कंपनी में जॉब करता है और इसको ये डर होता है कि कहीं इसको जॉब से ना निकाल दे। तो ये सारा सच बता के चला जाता है कि मुझे गुजेंजन ने हायर किया था इस काम के लिए, मेरी फैमिली को मेरी सपोर्ट की भी जरूरत है, तो इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता और प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिएगा। ये कह के ये वहां से चला जाता है। तो इसके जाने के बाद लो यून चैन कहता है कि अगर तुमने मजा कर लिया तो क्या हम वापस जा सकते हैं। तो ये उठता है, अपना कोट इसको पहनाता है और खुद बाहर चला जाता है। ये बाहर की तरफ जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि कितनी पागल है, आखिर इसने इस तरह के लड़के से मुझे कंपेयर किया, और गुजेंजन पे हंस रहा होता है। और मुड़ के देखता है तो कहता है कि अभी तक आई क्यों नहीं। और पीछे क्लब में एक अजीबो गरीब किस्म का आदमी इसे अपने साथ बैठने को कहता है और कहता है कि मेरे साथ बैठ के तुम ड्रिंक करो। इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गुजेंजन इसको थप्पड़ मारती है। तो वो आदमी कहता है कि मैं फौरन अभी पुलिस को कॉल करूंगा कि तुमने मुझे मारा। तो कहती है कि नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं, बल्कि मैं खुद करती हूँ। और ये सुनकर उस आदमी को मजीद गुस्सा आ जाता है और वो फिर इसको अपनी तरफ खींचने लग जाता है। लेकिन इतनी देर में लो यून चैन आ जाता है और इसको टांग मारता है और उसे 3-4 बातें सुनाकर गुजेंजन को उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर इसके बाद जब ये दोनों घर आते हैं तो लो यून चैन इसे कहता है, क्या तुम्हें मालूम भी है कि वो जगह कितनी डेंजरस है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता। गुजेंजन अभी इसको एक्सप्लेन करने वाली होती है कि तभी लो यून चैन की मॉम आ जाती है, लेकिन लो यून चैन इसे पहचान नहीं पाता कि ये इसकी मॉम है। ये इसकी मॉम लू फैंग फैंग है। लो यून चैन के डैड की डेथ हो चुकी है और उनके डेथ के मरने के बाद लो यून चैन अपनी ग्रैंडमा के साथ रहा, क्योंकि इसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी। और इसकी मॉम एक लड़की को साथ लाई होती है, मालूम नहीं होता कि वो लड़की कौन है। कहती हैं कि ये लड़की तुम्हारी बीवी है और तुम दोनों जल्द ही माँ बाप बनने वाले हो। और ये देखने के बाद गुजेंजन बहुत ज्यादा खुश होती है, कहती है कि फाइनली मुझे यहाँ से जाने का एक रास्ता मिल गया है। गुजेंजन कहती है, बच्चे तो बहुत ही प्यारे होते हैं, बिल्कुल एंजल्स की तरह, मैं आप लोगों को एक हैप्पी लाइफ विश करती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो इसे लो यून चैन की फिक्र लग जाती है। कहती है, क्या वाकई में मैंने इसे छोड़ के सही किया है, क्या वो वहाँ पे ठीक होगा। तभी इसको इसके पेरेंट्स मिलते हैं इसकी इमेजिनेशन में, जो कि इसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें तो यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए, तुम अभी तक यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो। और इसके पेरेंट्स इसको ये समझा रहे होते हैं कि तुम्हें उसे इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए, क्या तुम्हें लो यून चैन ने तुम्हारे साथ कोई बुरा रवैया रखा जब तक तुम इसके साथ रही। और ये दोनों ही इसे कह रहे होते हैं कि आखिर तुम अपने ज़मीर को कैसे जवाब दोगी। और इसके माँ बाप इसे इमोशनली ब्लैकमेल करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। अपने माँ बाप की बातों को ये मान लेती है और वापस से घर के अंदर जाती है। और दूसरी तरफ इसकी मॉम इसे ये एक्सेप्ट करने पर तुली होती है कि यही तुम्हारी बीवी है और तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। और इसे एक तस्वीर दिखाती है जो बिल्कुल फेक लग रही होती है। तो ये कहता है कि मेरी याददाश्त गई है, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी मेरे पास है, मैं पागल नहीं हूँ। और उसकी मॉम इसे कहती है कि देखो ये तुम्हारी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, इससे तुम्हारे लिए सुबह सुबह उठ के ये पीनट बटर बनाया है, तुमसे इतनी मोहब्बत है तभी इसी हालत में तुम्हारे लिए काम भी किया। तो ये कहता है कि हाँ मैं ये पीनट बटर ले लेता हूँ क्योंकि मैं इतना भी रूड नहीं हूँ। और इतनी देर में गुजेंजन अंदर आ जाती है और उन्हें कहती है कि तुम लोग ये जो भी कर रहे हो इसे बंद करो। गुजेंजन को देखकर लो यून चैन एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी नजर में तो ये इसकी हकीकी बीवी है। गुजेंजन इसके पास भागते हुए आती है और जोर से लो यून चैन की कमर पर एक थप्पड़ मारती है और इसके मुंह में जो पीनट बटर होता है वो बाहर गिर जाता है। और साथ ही में वो जो लड़की झूठ मूठ के बीवी होने का ड्रामा कर रही होती है वो भी जमीन पे गिर जाती है। तो ये सब देखने के बाद लो यून चैन की मॉम कहती है कि आखिर की लड़की कैसी है, इसे नहीं पता कि तुम्हारी बीवी की किस तरह की हालत है और ये इसको जमीन पे गिरा रही है। तो गुजेंजन कहती है कि आपको नहीं मालूम क्या, आप किस तरह की बातें कर रही हैं, आप इस लड़की को कह रही हैं कि इसकी बीवी है और इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और आप इसकी माँ है, तो क्या आप लोगों को इसके इतने नजदीक होते हुए भी ये नहीं मालूम कि इसको पीनट से एलर्जी है और ये मर सकता था। लो यून चैन कहता है कि आप लोगों को नहीं मालूम फ्रॉड करने की कितनी सजा मिलती है। तो ये लड़की बोल पड़ती है, कहती है कि नहीं मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मैंने तो ये आते हुए रास्ते से तुम्हारे लिए खरीदे थे, यानी ये खुद ही सच बता देती है। गुजेंजन कहती है कि आप किस तरह की माँ है जो कि अपने बेटे की याददाश्त लाने का फायदा उठा रही है। लो यून चैन की मॉम इसे मारने वाली होती है कि अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आप मेरी बीवी पर इस तरह हाथ नहीं उठा सकती, और इन दोनों को घर से बाहर निकाल देती हैं। और इनके जाने के बाद ये लो यून चैन को अच्छी तरह से देखने लग जाती है कि कहीं इसको कोई स्पॉटिंग वगैरह तो नहीं हो गई। मुझे याद है मैंने एक दफा तुम्हारे लिए केक बनाया था और उसमें मैंने पीनट्स ऐड कर दिए थे और तब तुम्हारी हालत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे याद है कि तुम्हें एलर्जी है और तुम्हें कौन सी दवाई देनी है। ये इसके लिए मेडिसिन ढूंढ रही होती है कि लो यून चैन इसके पास उठकर आता है और इसने जो दवाई हाथ में पकड़ी होती है वो खुद ही खा लेता है और कहता है कि देखो मैंने दवाई खा ली, अब तुम मेरी फिक्र मत करो। और फिर ये गुजेंजन को कहता है कि तुमने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, लेकिन अब तुम खुद नर्वस क्यों हो मेरी तबीयत को लेकर। गुजेंजन यहाँ से जा रही होती है, लेकिन लो यून चैन इसे अपनी तरफ खींचता है और इसे पीछे से हक करता है, कहता है कि मुझे थोड़ी देर तुम्हारे साथ
साथ ऐसे ही रहना है और कहता है कि मेरी मॉम को नहीं पता कि तुम मेरे लिए आखिर क्या हो और मुझे लगता है कि मेरे अपनी मॉम के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, लेकिन ये बात मुझे याद नहीं। पर मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि जब से वो यहाँ पर आई थी वो सिर्फ मुझसे यही पूछी जा रही थी, क्या तुम वाकई में तुम्हारी याददाश्त चली गई है, क्या तुम मुझे पहचानते हो, क्या तुम अपनी इस फेक बीवी को पहचानते हो। उन्होंने मुझसे एक दफा भी नहीं पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है। लेकिन तुम्हें क्या एक बात मालूम है, जब से मेरी याददाश्त गई है इस कार एक्सीडेंट में, सिर्फ तुम ही हो जिसने मेरी तबीयत का पूछा और इसी तरह मेरा ख्याल रखा। और कहता है कि अब जबकि मेरी याददाश्त चली गई है, मैं सिर्फ तुम्हें ही जानता हूँ और पहचानता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ तुम पे ही ट्रस्ट करता हूँ। और फिर ये कहती है, बेशक तुम्हें ये बात अभी समझ ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें हकीकत बता देनी चाहिए। मेरा नाम गुजेंजन है और मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की हद तक तुम्हारी बीवी हूँ, और जब तक तुम्हारी लव स्वीट हार्ट शो मोयन वापस नहीं आ जाएगी तब तक मुझे उसकी जगह उसकी सारी ऑब्लिगेशंस पूरी करनी होंगी और मैं तुम्हारी याददाश्त लाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी और पहले की तरह जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स रखी थी वो सारी फॉलो की जाएंगी। इसके बाद ये दोनों अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं तो लुयंचन का सेक्रेटरी इसे मैसेज करता है और एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिटेल भेजता है और बताता है कि आपकी वाइफ ने बिल्कुल ठीक कहा था कि वो आपको हर मंथ आपके अकाउंट में पैसे भेजती हैं। लेकिन लुयंचन इस बात को समझ नहीं पाता कि आखिर ये ऐसा क्यों करे। कहता है मेरी बीवी बहुत ज्यादा क्यूट है और बहुत ही ज्यादा अच्छी, वो हमारी फैमिली के लिए हर महीने देखो इस तरह से पैसे सेव कर रही है। तुम सिर्फ मेरे मुंह पे मुझे कहती हो कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए, लेकिन जबकि तुम हम दोनों की इतनी ज्यादा परवाह करती हो। फिर इसके बाद ये अपने सेक्रेटरी जिनको कॉल करता है। दूसरी तरफ गुजेंजन को भी कॉल आती है और गुजेंजन को एक शूट की ऑफर हुई होती है और इसकी डायरी में एक नोट पड़ा होता है जो कि इसके फैन ने इसको कभी दिया था। तो ये उस नोट को पढ़ते हुए कहती है कि लिटिल फैन, अब मैं एक हीरोइन बन गई हूँ तो मैं तुम सबको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। इसके बाद अगले दिन सुबह होते ही ये अपने काम पर चली जाती है और वहाँ जब ये जाती है तो इसे बहुत वार्मली वेलकम किया जाता है जैसे ही किसी कैसल की प्रिंसेस हो और इसे इस ट्रीटमेंट की समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसके साथ इतना स्पेशल ट्रीट क्यों किया जा रहा है। फिर इसके बाद शूट के लिए इसका मेकओवर हो जाता है और ये बहुत ही ज्यादा हसीन लगती है। तो फिर इसको इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिर एक छोटे से कमर्शियल के लिए इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों। तो ये पूछती है कि क्या ये वाकई में ये जीजी जीज कमर्शियल शूटिंग सीन है यहाँ पे, क्या मैं कहीं गलत जगह पे तो नहीं आ गई। तो ये जिससे पूछ रही होती है वो लड़की से कहती है कि नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर बैठी हुई हैं। फिर इसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और दूसरी तरफ ये बात मालूम होती है कि सारा शूटिंग इसके हस्बैंड ने ही इसके लिए अरेंज करवाया है ताकि ये अपने एक्टिंग कैरियर में आगे बढ़ सके। और थोड़ी देर बाद में शूट खत्म हो जाती है तो ये डायरेक्टर को कहती है कि मुझे लगता है कि हम एक दफा रीशूट कर लेना चाहिए, लेकिन डायरेक्टर इंसिस्ट कर रहा होता है कि नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। वो इसकी बहुत तारीफ कर रहा होता है कि जैसे ये एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही हो। और तभी एक लड़की आती है जो कि पहले शूट के लिए हायर की गई थी और कहती है कि मैं तो यहाँ पे ये देखने आई थी कि मुझे छोड़कर इन्होंने किस सीनियर को मेरी जगह ये शूट दिया है, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा तुम्हें देखने के बाद। और ये सब कहने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और इस तरह से गुजेंजन को भी सब कुछ मालूम हो जाता है कि आखिर ये शूट किसने अरेंज किया था। फिर इसके बाद ये लुयंचन से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर लुयंचन ने इसके लिए बहुत ही अच्छा डिनर अरेंज किया होता है। तो ये उससे जाके पूछती है कि जो मैं कमर्शियल आज शूट कर रही थी क्या वो तुमने अरेंज किया था। तो ये कहता है कि हाँ, हमारी फैमिली से बिलोंग करता है और अब तुम मेरी फैमिली हो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ये बात गुजेंजन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो लुयंचन पूछता है क्या तुम्हें शूट पे मजा नहीं आया। तो ये कहती है कि शूट तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी वो इंसान बन गई अब जिससे सब नफरत करेंगे। ये बात सच है कि मेरे ख्वाब में एक हीरोइन बनना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह किसी का सहारा लेकर नहीं। गुजेंजन कहती है कि अगर ये कोई फेयर कंपटीशन हो तो मैं एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से प्लेट में सब कुछ मिल जाना ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं। लेकिन अगर तुम इसी तरह करते रहोगे तो लोग समझेंगे कि मैं तुम पर रिलाय कर रही हूँ अपना कैरियर को सपोर्ट करने के लिए। ये कहने के बाद ये वहाँ से चली जाती है। इसको इस बात को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और काफी अपसेट भी थी, तो इसीलिए केली बाहर खाना खाने के लिए चली जाती है। और दूसरी तरफ लुयंचन इसके लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो रहा होता है और जिसके इर्द गिर्द लोग बैठे होते हैं वो इसकी पिक्चर्स खींचने लग जाते हैं क्योंकि ये अपने पिछले स्कैंडल की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। ये जैसे ही अपने खाने का बिल मंगवाती है तो इसके फोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है और ये वेट्रेस को कहती है कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। तो वेट्रेस इसको कहने लग जाती है कि तुम कपड़े तो ऐसे पहन के ही जैसे तुम महल में रहती हो, लेकिन अब देखो जब पैसे देने की बारी आई तो तुम्हारे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। मैं तुम जैसे भिखारियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये भी इस सिलसिले में बहस कर ही रही होती है कि तभी एक लड़का आता है, कहता है कि आप मेरे फोन से चार्ज कर लिए। गुजेंजन इसे सीनियर कहती है, यानी ये इसका कॉलेज में सीनियर था। और फिर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। तो इसका सीनियर इसे बताता है कि ये एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है और ये इसको अपनी फिल्म में काम देना चाहता है, लेकिन इसका सीनियर से बताता है कि अभी जो रोल फिलहाल खाली है वो सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल है। तो ये कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि रोल क्या है, मैं बस काम करना चाहती हूँ। ये दोनों मूवी के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि लुयंचन इसे ढूंढ लेता है और दूर से ही इसे आवाज देता है और इस पे गुस्सा करने लग जाता है और इससे आके कहता है क्या तुम सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए सब कर रही हो कि मैं तुम्हारी फिक्र में इधर उधर फिरता रहूं। लुयंचन इसे अपना विजिटिंग
कार्ड देता है इसके सीनियर को और कहता है कि तुमने जितना भी गुजेंजन के लिए पे किया है मैं तुम्हें उसका डबल दूंगा, बस तुम मेरे सेक्रेटरी को कांटेक्ट कर लेना। गुजेंजन कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रही है, मेरा सीनियर है। तो येंचन इसको लेकर जा रहा होता है तो इसका सीनियर से कहता है कि आप इस तरह से एक लड़की को जबरदस्ती नहीं लेके जा सकते। तो येंचन कहता है कि शायद तुम्हें मालूम नहीं लेकिन ये मेरी बीवी है। ये कहते ही गुजेंजन इसके मुंह पे हाथ रख देती है और फौरन इसको वहां से ले जाती है और रास्ते में इस पे गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हें पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग शादीशुदा हैं। इस तरह से तुम मेरे मार्केट को अफेक्ट कर रहे हो। इससे सही तरह चला नहीं जा रहा होता क्योंकि इसने शूट की वजह से काफी देर से हील्स पहनी होती है और गिरने वाली होती है, लेकिन तभी येंचन इसको पकड़ लेता है और ये उसके ऊपर गिर जाती है और एक्सीडेंटली ये दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। फिर इसके बाद येंचन इसको अपने कंधों पे उठा लेता है क्योंकि गुस्से में होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा ड्रंक भी थी। येंचन इसे डांट रहा होता है, कहता है कि तुम अकेले बैठ के इस तरह ड्रिंक कर रही थी, तुम्हें मालूम है कि इस तरह से अकेले में कितना खतरनाक है। तुम उस लड़की को क्या अच्छी तरह जानती थी जो उसके साथ इस तरह बैठी हुई थी। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी मना किया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन इतनी देर में गुजेंजन सो चुकी थी और जब ये लोग घर आते हैं तो येंचन एड़ियों पर बैंडेड लगाता है क्योंकि हील्स पहनने की वजह से उन पे जख्म हो गए थे। फिर इसके बाद येंचन इसको कंबल देकर लाइट्स ऑफ करके जा रहा होता है लेकिन गुजेंजन इसका हाथ पकड़ लेती है और इसको इसी तरह बेहोशी की हालत में किस कर देती है। फिर इसके बाद सुबह होती है तो ये दोनों एक ही बेड पर सो रहे होते हैं और जब ये उठती है तो अपने साथ येंचन को लेटा देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। और फिर इसके बाद जब ये वहां से उठकर जाती है तो कहती है कि मुझे नहीं याद कि आखिर ये ऐसे मेरे साथ क्यों सो रहा था और ये अपने काम पे जाने के लिए तैयार हो रही थी लेकिन इसे चला नहीं जा रहा होता। तो फिर रात की तरह दोबारा येंचन इसे उठाकर ले जाता है। ये जैसे ही उसकी काम की जगह पहुंचते हैं तो गुजेंजन फौरन से भागकर चली जाती है। येंचन इसे कुछ देने वाला होता है लेकिन ये जल्दी जल्दी में उसे लेके जाना भूल जाती है और इसे छोड़ने के बाद जहाँ पे ये लोग आए होते हैं वहाँ पर एक पोस्टर लगा होता है और उसके नीचे थान सोंग बई लिखा होता है, यानी ये गुजेंजन के सीनियर का नाम है। और दूसरी तरफ गुजेंजन अपना इंटरव्यू दे रही होती है और जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो गुजेंजन और बाकी लड़कियों के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उनकी उम्र कितनी है और ये दोनों गुजेंजन के बारे में बुरे तरीके से बात कर रहे होते हैं और ये सारी बातें येंचन सुन लेता है। तो ये सुनने के बाद येंचन इन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारता है और थोड़ी देर बाद गुजेंजन और उसका सीनियर आ जाते हैं और ये सब कुछ देख लेते हैं। गुजेंजन का सीनियर येंचन को कहता है कि अगर आपको कोई मसला है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, इस तरह मेरे स्टाफ को मत मारें। तो ये कहता है कि अपने स्टाफ को पहले तुम थोड़ा डिसिप्लिन सिखा लो। इसका स्टाफ कहता है कि हम तो सिर्फ एक्ट्रेस की एज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। येंचन कहता है कि तुम दोनों झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम लोग उनके बारे में क्या फजूल बकवास कर रहे थे। थान सोंग बाई यानी गुजेंजन का सीनियर अपने स्टाफ को घूरता है और तभी ये दोनों येंचन से माफी मांगने लग जाते हैं और दूसरी तरफ गुजेंजन येंचन पर गुस्सा कर रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो और कहती है क्या हमने ये डील नहीं की थी कि हम दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो येंचन इस पर कुछ नहीं बोलता और जो पैकेट इसने पकड़ा होता है वो गुजेंजन को पकड़ाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जब येंचन वापस आके अपनी गाड़ी में बैठता है तो अपने सेक्रेटरी जिन को कॉल करता है, कहता है कि मुझे एक आदमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसका नाम थान सोंग बाई है। तो दूसरी तरफ गुजेंजन रात के बारे में सोच रही होती है, कहती है कि मुझे कुछ नहीं याद कि रात क्या हुआ था और इतनी देर में वो लड़की आ जाती है जिसकी जगह पे इसको कमर्शियल की शूट मिली थी। तो वो इससे कहती है कि मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारे पीछे येंचन है। गुजेंजन कहती है कि जैसा आपको लग रहा है बिल्कुल वैसा नहीं है। ये लड़की कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कोई बात सुनाने नहीं आई बल्कि लू फैमिली ने मुझे हर चीज अच्छी तरह से कल एक्सप्लेन कर दी थी और येंचन ने मुझे पर्सनली कॉल की थी अपोलोजाइज करने के लिए, तो अब इसीलिए मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ। फिर इसके बाद गुजेंजन कहती है कि तुम भी यहाँ की क्रू का मेंबर हो। तो ये कहती है कि हाँ बिल्कुल। ये लड़की से बताती है यहाँ जो भी मूवी शूट हो रही है मैं उस मूवी की मेन लीड हूँ और मेरा नाम फेयो है। और जाते जाते फेयो से कहती है कि येंचन हैंडसम है तो तुम उसे जाने मत देना। फिर इसके बाद गुजेंजन वो पैकेट खोल के देखती है जो येंचन ने इसे दिया था तो उसमें बैंडेज होते हैं। फिर इसके बाद येंचन अपने ऑफिस में होता है कि इसका सेक्रेटरी के पास आता है और इसे एक डायरी देता है, कहता है कि मुझे लगता है कि ये आपकी वाइफ की है, मुझे मिल गई तो इसलिए मैं आपके पास ले आया। और येंचन इसकी डायरी पढ़ने लग जाता है और इसमें ऐसी वो 100 चीजें लिखी होती है जो कि गुजेंजन करना चाहती थी। इसमें इसकी पर्सनल इंटरेस्ट की चीजें भी लिखी हुई थी और वो सब भी जो येंचन को पसंद है और नापसंद। और थोड़ी देर बाद गुजेंजन का मैसेज आता है कि क्या तुम आज डिनर पर आओगे। तो ये कहता है कि तुम इस बार मेरे पास खुद आई तो इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ और इसे ओके का मैसेज कर देता है। और डायरी के लास्ट पे लिखा होता है गुजेंजन की बिलव्ड ग्रैंडमा। तो ये ग्रैंडमा को काट कर आगे कुछ और लिख देता है। फिर इसके बाद ये रात में जब घर आता है डिनर के लिए, ये अपने साथ गुजेंजन के लिए बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स भी लाया होता है लेकिन घर में हर तरफ लाइट्स ऑफ होती हैं और गुजेंजन की चीखने की आवाज आती है एकदम से। तो ये फौरन से इसके पास जाता है। ये गुजेंजन को देख कर डर जाता है क्योंकि इसने अपने मुंह पे बाल डाले हुए थे। फिर इसके बाद गुजेंजन जब लाइट्स ऑन करती है तो येंचन इसे कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही थी। गुजेंजन इसे बताती है कि मैं तो अपनी स्क्रिप्ट की रिहर्सल कर रही थी। येंचन कहता है कि ये रिहर्सल करने का क्या तरीका है, तुम तो चीख रही थी। गुजेंजन कहती है कि ये स्क्रिप्ट
की डिमांड है और मैं वही कर रही थी। गुजेंजन कहती है कि तुम्हें मुझ पे हंसना नहीं चाहिए, भले ही मैं मेन लीड ना हूँ लेकिन मैं सेकंड फीमेल हूँ। लुयनचन इसे कहता है कि मैं तुम पे हंस नहीं रहा, और फिर ये एक ही वर्ड को दूसरी मुख्तलिफ वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन के साथ एक्ट कर दिखाने लग जाती है, और इस पर गुजेंजन बहुत ज्यादा हंसता है। फिर इतने में लुयनचन इसके पास आता है और पास आकर इसके पहले बाल बांधता है। गुजेंजन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। लुयनचन कहता है कि तुम्हें नहीं तो कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से रिहर्सल करनी है। तो लुयनचन इसके गर्दन के करीब जाकर इसे किस करता है और एकदम से ये दोनों गुजेंजन की इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं, और इसे कहता है कि अब तुम एक ज़ॉम्बी बनो और तुम मुझ पर अटैक करो। तो ये बहुत जोर से लुयनचन को इसकी गर्दन पे काट देती है। ये भूल जाती है कि ये लोग तो सिर्फ एक्ट कर रहे थे, लेकिन वाकई में ही लुयनचन के वहाँ पर निशान पड़ जाता है। और फिर इसके बाद ये वहाँ पर ऑइंटमेंट अप्लाई कर रही होती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं ये भूल गई थी कि हम लोग एक्ट कर रहे, मैं बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। फिर इसके बाद लुयनचन कहता है कि मुझे तुम्हारी स्क्रिप्ट की एक बात बहुत अजीब लगी कि ये जो ज़ॉम्बी है सिर्फ फीमेल नर्सेस, टीचर्स और वाइफ्स को ही क्यों अटैक करता है, क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही। ये सोचने लग जाती है लेकिन इसे समझ नहीं आती। फिर अगले दिन जब ये शूट पर जाती है तो शूट वाले रूम के अंदर झांक रही होती है और ये काफी हॉरर सा दिखाई दे रहा होता है। तभी एक लड़का आता है, कहता है कि तुम्हें इस रूम के बाहर खड़ा नहीं होना चाहिए, अगर डायरेक्टर को पता लग गया तो वो बहुत ज्यादा नाराज होंगे क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस रूम के करीब कोई नहीं आएगा। और गलती से उस लड़के के हाथ से वो बॉक्स गिर जाता है जो इसने उठाया हुआ था। गुजेंजन कहती है मैं तो सिर्फ यहाँ पर फेओ के लिए मिल्क टी लेकर आई थी। और लड़का कहता है कि तुम यहाँ से फौरन से चली जाओ, और ये कहकर वो अंदर चला जाता है। जल्दी जल्दी में वो लड़का वहाँ पर हैंडकफ्स गिरा जाता है, और फिर इसके बाद ये ड्रेसिंग रूम में आती है, वहाँ पर इसका कॉस्ट्यूम पड़ा होता है। ये अपने कपड़े देखकर कहती है कि इसका जो कॉलर एरिया वो तो बहुत ज्यादा लो है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। और इसके पैरों के पास भी एक बॉक्स पड़ा होता है जिसमें बेल्ट्स और हैंडकफ्स होते हैं। ये देख कर बहुत ज्यादा हैरान होती है, कहती है कि ये तो सिर्फ एक रिवेंज ड्रामा है, लेकिन ये सब मटेरियल मुझे समझ नहीं आ रहा। और तब इसे लुयनचन की बात याद आती है कि वो जो ज़ॉम्बी है वो सिर्फ फीमेल्स को ही अटैक क्यों करता है। ये जल्दी से लुयनचन को कॉल करने वाली होती है, लेकिन इसका सीनियर थानसोंग बॉय वहाँ पे आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ये बताती है कि मैं फेओ के लिए मिल्क टी लेकर आई थी और वो लोग बैठ के पीने वाले हैं। लेकिन इसके सीनियर को समझ आ जाती है कि इसको मालूम हो चुका है, तो फौरन से वो इसके हाथ से इसका फोन छीन लेता है। और दूसरी तरफ लुयनचन को भी थानसोंग बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो आदमी सही नहीं है, और इतनी देर में थानसोंग बॉय गुजेंजन को बांध देता है और उसके मुंह पे टेप भी लगा देता है और इसके साथ बदतमीजी शुरू कर देता है। लेकिन गुजेंजन किसी तरीके से अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रही होती है। लुयनचन इसे कॉल कर रहा होता है, लेकिन थानसोंग बॉय इसकी कॉल को काट देता है। ये इसी तरह से इसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है कि फाइनली गुजेंजन अपनी रस्सी खोलने में कामयाब हो जाती है, और जो रस्सी इसके हाथों पे बंधी होती उससे ही थानसोंग बॉय को मारने लग जाती है और कहती है कि मैंने रात में अच्छी तरह रिहर्सल की थी, इसलिए मैं तुम्हें आसानी से छोड़ूंगी नहीं। और इतनी देर में लुयनचन भी इस बिल्डिंग में पहुंच जाता है, लेकिन थानसोंग बॉय उठकर दोबारा से इसको मारने लग जाता है। फिर इसको इसकी मॉम की बात याद आती है कि इस तरह से जब तुम किसी मुसीबत में हो, अगर तुम अपने हाथों से दूसरे को ना गिरा सको तो अपनी टांग का इस्तेमाल करो। तो ये यहाँ पे ऐसे ही करती है और फौरन से वो जितने भी बेल्ट्स और हैंडकफ्स होते हैं उसकी मदद से ये थानसोंग बॉय को बेड से बांध देती है। और इतनी देर में यहाँ पे लुयनचन भी आ जाता है। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सामने से फेओ आ रही होती है। वो कहती है कि यहाँ पे भी कुछ मजीद आदमी और हैं जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। लुयनचन कहता है कि तुम दोनों यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढो, मैं उनसे निपट के आता हूँ। लुयनचन उनको एक एक करके वहाँ पे गिराने लग जाता है। जिस रास्ते से लुयनचन और फेओ जा रही होती है वहाँ पे भी आदमी आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों वहाँ पर अपने एक्ट को ही यूज करती हैं और उन आदमियों को डरा के वहाँ से भगा देती हैं। दूसरी तरफ लुयनचन बाकी आदमियों से निपट रहा होता है और इतने में गुजेंजन का सीनियर इसको और इसकी दोस्त को पकड़ लेता है, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर लुयनचन आ जाता है। थानसोंग बॉय चाकू से गुजेंजन पर वार करने वाला होता है, लेकिन लुयनचन उसके सामने आ जाता है और इसकी कमर पे वो चाकू लग जाता है। दूसरी तरफ फेओ फ्राइंग पैन की मदद से थानसोंग बॉय को नीचे गिरा देती है। लुयनचन का बहुत ज्यादा खून बह जाता है। लुयनचन का सेक्रेटरी गुजेंजन को बताता है कि आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि ये फिजिकली बिल्कुल ठीक है। और सेक्रेटरी जिन गुजेंजन को इसकी डायरी देते हैं जो कि लुयनचन के पास थी, और उस डायरी में लुयनचन ने एक नोट भी लिख कर रखा होता है। सेक्रेटरी जिन इससे कहता है कि मिस्टर लू आपसे वाकई बहुत प्यार करते हैं, बस उनको अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करना आता, और आज आपको बचाने के लिए इन्होंने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी कैंसिल कर दी जो कि इनके बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और जिस पार्टी से मिस्टर लू की बिजनेस डीलिंग थी उनको मिस्टर लू का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो ये कह रहे थे कि मिस्टर लू अपने काम को लेकर पहले तो बहुत ज्यादा संजीदा थे, लेकिन हमें अब समझ नहीं आई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन मिस्टर लू की बहुत सी खूबियां भी हैं जो इन सबको नजर
आने लग गई। अब जबकि मिस्टर लू ने सांगसोंग बे को पब्लिकली एक्सपोज कर दिया है, लेकिन वो फिर भी चुपके से उसकी बेटी की ट्यूशन को सब्सिडाइज करते रहे। और ये बात जानने के बाद उन्होंने दोबारा से हमें एक चांस दिया है कि हम उनके साथ डीलिंग कर सकें और अपनी कंपनी की एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन पे भी बुलाया है। गुजनजन कहती है कि ये तो अच्छा हो गया। मिस्टर जिन कहते हैं कि हर चीज की पॉजिटिविटी के साथ उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। इस वाकये के बाद मिस्टर लू वो मर्द बन गए हैं जिससे हर लड़की शादी करना चाहती है। अब जबकि मिस्टर लू हॉस्पिटल में एडमिट हैं, काफी सारी लड़कियां उनसे मिलने के लिए रोज आने लगी थी और ये चीज गुजनजन को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो जो लड़कियां मिस्टर लू से मिलने के लिए आती हैं उनके पास जाती है, कहती है कि आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। तो वो लड़कियां इससे कहती हैं कि हम तुम्हें जवाब दे नहीं है, भला तुम कौन हो। और ये दोनों लड़कियां गुजनजन को बुरा भला कहने लग जाती हैं कि तुमने मौके का फायदा उठाया है। लेकिन तभी गुजनजन इनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और वो लड़कियां ये सर्टिफिकेट देखकर ये कहने लग जाती हैं कि फेक है, लेकिन मिस्टर लू के बॉडीगार्ड्स उनको वहाँ से ले जाते हैं। और ये सब लुयंजन भी देख लेता और पीछे खड़ा होकर इसे कहता है कि गुजनजन क्या तुम मैरिज सर्टिफिकेट रोज यहाँ पे अपने साथ लेकर आती हो। और इस चीज से गुजनजन बहुत ज्यादा एम्बैरस हो जाती है क्योंकि वो ये सब कुछ लुयंजन को नहीं दिखाना चाहती थी। फिर इसके बाद ये दोनों अंदर रूम में आ जाते हैं और आके अपने फोन पे न्यूज देखने लग जाते हैं और इनको मालूम होता है कि जो मैरिज सर्टिफिकेट गुजनजन ने लड़कियों को दिखाया था वो अब हर जगह इंटरनेट पर वायरल हो गया है। और गुजनजन परेशान हो रही थी कि अब हर किसी को पता चल गया है, जबकि हमारी मैरिज तो एक फेक मैरिज है। लेकिन ये बात लुयंजन मानने को तैयार नहीं और कहती है कि अब सबको मालूम हो गया है कि तुम कहाँ पे हो, तो वो तुम्हारे वार्ड में तुमसे मिलने के लिए आते रहेंगे। वो मैरिज सर्टिफिकेट उन लड़कियों को इसलिए दिखाया था क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहती थी और मैं उसे रोक रही थी। लुयंजन आराम से इसकी बातें सुन रहा होता है और इसका बाजू खींचकर इसको अपने साथ लिटाता है। तो गुजनजन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। लुयंजन कहता है कि तुम हमेशा से जानना चाहती थी ना कि उस रात क्या हुआ। लुयंजन को तो सारी बात का पता था, लेकिन ये गुजनजन को सही बात नहीं बताता, लेकिन इसके बावजूद भी वो एम्बैरस हो जाती है। लुयंजन कहता है कि मैंने तुम्हें उस रात बचाया था, तो अब तुम मुझे इसका क्या रिवॉर्ड दोगी। गुजनजन कहती है कि मैं तुम्हें डिनर पे लेके जाऊंगी, लेकिन लुयंजन कहता है कि नहीं, हम लोग डेट पे जाएंगे। फिर इसके बाद ये लोग घर चले जाते हैं तैयार होने के लिए और जब ये तैयार हो रही होती है तो इसकी नजर जमीन पे पड़ती है जहाँ पे इसकी वो बुक पड़ी थी जो कि जाते वक्त गिर गई थी। तो ये कहती है कि ये लुयंजन के पास कैसे आई, मुझे लगा था कि शायद ये मुझसे गुम गई है, और दोबारा से उस बुक को शेल्फ में रख देती है। फिर इसके बाद ये तैयार होकर लुयंजन के साथ बाहर चली जाती है और फिर इसके बाद ये लोग जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ की एक वर्कर गुजनजन को जानती थी और उसको इतनी देर बाद देखने के बाद उससे बातें करने लग जाती है। और फिर गुजनजन इसे कहती है कि जिस तरह के रेस्टोरेंट्स में तुम जाते हो ये रेस्टोरेंट उनके मुकाबले में उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो मैं एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि जब मैं हाई स्कूल में थी उस वक्त पर मैं यहाँ पर जॉब भी किया करती थी, इसीलिए मैं इस जगह से बहुत ज्यादा फेमिलियर हूँ। फिर इसके बाद गुजनजन कहती है कि तुम ऑर्डर करो। लुयंजन ऑर्डर करने लग जाता है। फिर कहता है कि मैं सेट ए लूंगा, लेकिन गुजनजन कहती है कि तुम्हें सेट बी लेना चाहिए। तभी लुयंजन को कुछ फेमिलियर लगता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये यहाँ पे काम करती थी तो उस टाइम पे लुयंजन भी यहाँ पर आया करता था और उसे ये बात सही से याद नहीं आ रही थी कि इस तरह से ऑर्डर भी कभी उसका पहले किसी ने लिया था। फिर गुजनजन उठती है, कहती है कि मैं तुम्हारा प्रॉपर तरीके से ऑर्डर लेती हूँ, जाके एप्रन बांध के आती है। तो लुयंजन को कुछ याद आ रहा होता है क्योंकि अभी इसकी मेमोरी सही तरह से वापस नहीं आई, इसलिए उसको ज्यादा कुछ नहीं समझ आ रहा था आखिर क्यों इसको ये टाइम ऐसा लग रहा है जैसे ये यहाँ पे पहले भी आया और इसी तरह से गुजनजन ने इसका ऑर्डर लिया हो। और वहीं पे दो लड़कियां बैठी होती हैं जो वही नॉवल पढ़ रही होती हैं जो इसको लगा था कि इससे गुम हो गया है। और ये वो नॉवल लुयंजन को दिखाती है, कहती है कि तुमने क्या कभी इसे पहले देखा है, तुम्हारे घर पे भी इसी तरह के पड़ा हुआ है। लुयंजन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मेरे एक्सीडेंट के बाद पुलिस को ये मेरी गाड़ी से मिला था। गुजनजन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि शुक्र है कि तुम्हें याद है, और फिर से सारी बात बताने लग जाती है कि ये नॉवल मेरा तुम तक कैसे पहुंचा। कहती है कि जब मैं तुमसे फोन पे बात कर रही थी, जिस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना था और मैं तुम्हारे घर से जा रही थी, जाते वक्त मैं तुमसे मैसेज पे बात कर रही थी और उस दौरान मेरे हाथ में सामान था और ये बुक भी उसी सामान में थी जो कि जल्दी जल्दी में गिर मुझे पता नहीं चला। फिर इसके बाद तुम आए, तुम्हारी नजर इस बुक पे पड़ी, तुमने वो उठा ली और अपने साथ ले गए और इसके बाद फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। और फिर जब तुम्हें एक्सीडेंट के बाद होश आई तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ उसी नॉवल की मेमोरी रह गई और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी रियल वाइफ हूँ और अब जो भी तुम कर रहे हो सब कुछ तुम उस बुक से इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हो। और जो नॉवल में हीरो है मिस्टर बा, उसकी भी मेमोरी इसी तरह चली जाती है एक्सीडेंट में, और जो सब कुछ तुम मेरे साथ कर रहे हो मिस्टर बा भी नॉवल में वही सब कुछ अपनी वाइफ के साथ कर रहा था। गुजनजन इसको सारी बातें बता रही होती है। लुयंजन इसकी बात बहुत खामोशी से सुन रहा होता है, उठ के इसके पास आता है। लुयंजन कहता है कि तुमने जो सब कुछ भी बताया वो सारी एक कहानी है और तुम्हें उस कैरेक्टर पर बहुत ज्यादा यकीन है, लेकिन क्या तुम हकीकत पे भी यकीन रखती हो। गुजनजन कहती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ, क्योंकि यही एक वो वाहिद हल है जिसके बाद कुछ किया जा सकता है। और तुम खुद भी सोचो कि तुम अचानक से मेरे साथ इस तरह इतना अच्छा सलूक कैसे करने लग गए। लुयंजन कहता है कि ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि
कि जब मैं एक्सीडेंट के बाद उठा मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। ये बात मैं अपने आप को भी समझा नहीं पाया, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये सब कुछ जो मैं कह रहा हूँ और मुझे तुमसे जितनी मोहब्बत है ये उस नॉवल को पढ़ने से नहीं है, ये मेरा एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है और मैं तुम्हारे साथ और तुम्हें देखने से खुश हूँ। गुजंजन अपने दिल में कहती है कि मैं इस बात की बहुत उम्मीद करती हूँ कि जिस इंसान का जिक्र तुम कर रहे हो वो हकीकत में मैं ही हूँ, और जब से मैं एक्सीडेंट के बाद उठा हूँ मैं ये बात महसूस कर सकता हूँ कि भले ही तुम मुझसे इतनी मोहब्बत ना करती हो, लेकिन मुझे इस बात का पूरी तरह यकीन है कि फ्यूचर में तुम भी मुझसे उसी तरह मोहब्बत करने लगोगी जिस तरह मैं करता हूँ। गुजंजन फिर अपने आप से कह रही होती है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा रोने का क्यों दिल चाह रहा है। गुजंजन कहता है कि तुम रो क्यों रही हो? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। हाँ, मैंने वाकई वो नॉवल पढ़ा था और मैं ये जानना चाहता था कि आखिर तुम्हें वो नॉवल इतना क्यों पसंद है, इसलिए मैंने उसको पढ़ा और उसके अंदर जो भी था वो सब कुछ ट्राई करने की कोशिश की ताकि उससे तुम्हें खुशी मिले। और ये बात सुनने के बाद गुजंजन इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वाकई में वो नॉवल तुमने मेरे लिए पढ़ा, और रोते रोते इसको गले लगा लेती है। फिर इसके बाद जब इनका ये मैटर सॉल्व हो जाता है तो ये लोग एक जगह जाते हैं जो कि लू यंजन की ही कंपनी की एक जगह होती है, और वो उसे अपनी कंपनी की एक नई प्रोडक्ट दिखाने लाया होता है जो कि इसकी कंपनी ने इसकी मेमोरी लॉस से पहले डेवलप की थी। और लू यंजन बताता है कि ऐप बहुत ही ज्यादा अच्छी है क्योंकि इसकी मदद से आप अपनी मेमोरीज को सिंपली पिक्चर्स में देख सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद लू यंजन अपने ब्रेन की मेमोरीज को प्ले करता है और ये दोनों वहाँ बैठकर देखने लग जाते हैं, और इस दौरान गुजंजन मुसलसल लू यंजन को देखे जा रही होती है। लू यंजन ऐसे कहता है कि आज पूरे दिन में तुमने मुझे 108 बार देख लिया है, क्या तुम्हारा दिल अभी भी नहीं भरा? फिर इसके बाद गुजंजन लू यंजन को कहती है कि मैं रिसेप्शन पे बहुत अच्छे से बिहेव करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं रिसेप्शन पे अपनी मर्जी का ड्रेस पहनूंगी। फिर इसके बाद ये अपने फ्रेंड भयो के साथ एक क्लोथिंग स्टोर में आ जाती है। ये लू यंजन के पैसे नहीं लगवाना चाह रही थी, इसीलिए ये खुद से कपड़े खरीदने आती है अपनी फ्रेंड के साथ और कह रही होती है कि मुझे ये जगह देखने से तो बहुत महंगी लग रही है। इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें दूसरों के साथ कम्पीट नहीं करना, तो तुम्हें इसके लिए अच्छा लगना चाहिए। और दूसरी बात, लू यंजन बहुत ज्यादा अमीर है, उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुजंजन कहती है कि नहीं, मैं ये अपने पैसे से खरीदना चाहती हूँ और मैं कोई सस्ता सा ही खरीद लूंगी सूट, वैसे भी मैं हर सूट में अच्छी लगती हूँ। इसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन वो याज की वीकली मीटिंग है और वहाँ पे बहुत सारी सेलिब्रिटीज भी आएंगी, और ये जो जगह है मेरे एक फ्रेंड की है, तो इसीलिए मैं उनसे कहूंगी कि तुम्हें डिस्काउंट दे दें। फिर इसके बाद ये वहाँ से खूबसूरत सा ड्रेस लेकर शाम में लू यंजन के साथ पार्टी पे चली जाती है, और सभी लोग गुजंजन को देख रहे होते हैं, उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि कितनी हसीन है। लू यंजन वहाँ पे अपने कुछ कोलीग से मिलने के लिए चला जाता है और वहाँ पे गुजंजन को अपने कुछ फैंस भी मिल जाते हैं जो कि इसके साथ पिक्चर्स वगैरह लेने लग जाते हैं। लेकिन इतनी देर में इसकी पुरानी कंपनी की एजेंट आ जाती है जिसकी वजह से ये स्कैंडल में फंस गई थी, और इससे मिलते ही इसके साथ अजीबोगरीब बातें शुरू कर देती है। तो गुजंजन कहती है कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी आप बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल पहले के जैसे ही हैं। और ये यहाँ पर भी इसके साथ बदतमीजी शुरू कर देती है। गुजंजन भी इसको सही से जवाब देना चाहती है, लेकिन ये कहती है कि तुम्हें पता है यहाँ पर जो इन्वेस्टर आया है वो मेरे गॉडफादर हैं, इसलिए तुम जो भी करना सोच समझ के करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से गुजंजन को नुकसान हो जाए। और इसके हाथ में जो वाइन का ग्लास होता है ये वो भी गुजंजन पर गिराने वाली होती है, लेकिन इतने में लू यंजन आ जाता है और वही वाइन का ग्लास इसके मुंह पर उंडेल देता है। और ये लू यंजन को कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया और इसके बाद तुम्हारा क्या अंजाम होगा। मैं अपने गॉडफादर को कहूंगी कि वो तुम्हारे साथ काम ना करें और तुम्हें बैन कर दें। लू यंजन कहता है कि आप सबको भी मालूम होगा कि एक्सीडेंट के बाद से मेरी याददाश्त चली गई और अभी तक वो सही से वापस नहीं आई, तो इसीलिए मुझे कुछ भी याद नहीं था पहले का। और अपने वाइफ की बेगुनाही साबित करने के लिए मैंने कुछ सबूत इकट्ठे किए जो कि अब सबको दिखाना भी चाहूंगा, और कुछ ही देर में आप सब लोगों को भी सच्चाई मालूम हो जाएगी। और ये थोड़ी देर बाद कुछ सेंड करता है और सबके पास एक वीडियो मैसेज पहुंच जाता है जिसमें एक आदमी ये कह रहा होता है कि जो भी सब कुछ माजी में हुआ था वो सब कुछ एजेंट आनलू ने प्लान किया था, इसमें गुजंजन का कोई भी हाथ नहीं है। और इस तरह से सबको गुजंजन की सच्चाई का पता चल जाता है, लेकिन ये औरत अभी भी बाज नहीं आ रही होती और मुसलसल इन दोनों पे चीख रही होती है और कहती है कि मैं अपने गॉडफादर को कहूंगी कि वो तुम्हें बैन करवा दें और तुम्हें कहीं का भी ना छोड़े। गुजंजन कहती है कि तुम्हें इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं, मैं इस तरह के लोगों को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। लू यंजन कहता है कि नहीं, हमें यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी और यहाँ पे इंसल्ट हो। गुजंजन कहती है कि लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी वजह से ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। लू यंजन कहता है कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है और क्या इस बात पे यकीन नहीं है कि मुझे इससे अच्छा इन्वेस्टर मिलेगा। गुजंजन कहती है कि हाँ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तो ये बात कहने के बाद ये लोग वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक आदमी आता कहता है कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, और आन उस आदमी को देख के गॉडफादर बुलाती है, यानी इसी का जिक्र कर रही थी पहले।
पहले और फौरन से उठ के जाती है और कहती है कि इन्होंने आपकी एनिवर्सरी पार्टी को बिल्कुल खराब कर दिया। और इतने में पीछे से एक औरत आती है जो कि बोल रही होती है कि वाकई जो तुम कह रही वो सच है। और जब ये सामने आती है तो मालूम होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि गुजनजन की दोस्त फेयो है। और इसे देख के वो आदमी जिसे ये गॉडफादर बुला रही थी आनलो को धक्का देता है और सब लोग ये बात करने लग जाता है कि आखिर ये लड़की कौन है, शायद ये याओ फैमिली की बेटी है। और फेयो के आते ही आनलो का काम तमाम हो जाता है क्योंकि वो गॉडफादर भी कह रहा होता है कि तुमने बहुत ही गलत काम किए हैं, तुम सिर्फ मेरे दोस्त की बेटी थी, मैं इस चीज का लिहाज करता रहा लेकिन अब मैं मजीद तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। फिर इस सब ड्रामे के बाद ये तीनों बाहर आके एक टेबल पे बैठ जाते हैं तो गुजनजन कहती है कि मैंने तुम्हें इस तरह से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरह से भी कभी सामने आओगी। फिर वो कहती है कि प्लीज अब तुम मुझे एम्बैरस मत करो, ये तो मेरी मॉम है जो मुझे फोर्स कर रही थी कि फैमिली बिजनेस में भी थोड़ा इंटरेस्ट लूं मैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये नहीं पसंद, मैं तो वो करना चाहती हूँ जो मेरा दिल चाहता है और अब तुम लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं क्योंकि जो मैंने देखा वो गलत था और मैंने सिर्फ सही करने की कोशिश की है। फिर इसके बाद ये लोग बात कर रहे होते हैं तो फिर वो कहती है कि एक चीज तो मैं बिल्कुल ही भूल गई। फिर इसके बाद ये लुयंजन और गुजनजन को एक जगह ले जाती है और कहती है कि इस जगह पर तुम लोगों से पहले 999 कपल्स आके रहे हैं और इस जगह को लव के लिए एक होली प्लेस माना जाता है। और लेजेंड्स ने ये बात भी कही है कि अगर तुम लोग इस रूम में 12 बजे एक दूसरे को किस करोगे तो तुम लोगों की मोहब्बत हमेशा के लिए रहेगी। फिर इसके बाद ये इन दोनों को लॉक कर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे आने के बाद गुजनजन युंजन का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि वाकई में ही तुमने इस सारे मामले की तहकीक करवाई थी और मेरे लिए 30 मिलियन भी पे किए। तो युंजन कहता है कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि मुझे सही से कुछ याद नहीं, मैं सिर्फ मजीद जानने के लिए सबूत इकट्ठे कर रहा था। फिर इसके बाद युंजन गुजनजन से माफी मांगता है, कहता है कि अगर हम लोग पहले मिल लिए होते तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ ना होता। गुजनजन अपने दिल में सोचती कहती है जबकि मुझे बात मालूम भी है कि ये सब कुछ हकीकत नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ ये जो भी है हकीकत है, ख्वाब है कि मेरा हो और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं वो नहीं जिससे तुम मोहब्बत करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये सेकंड मुझसे बिलोंग करता है। और ये कहते ही गुजनजन लुयंजन को किस करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे कोई लड़की आती है और लुयंजन का नाम लेके कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ। ये भागते हुए लुयंजन के पास आती है और इसे गले लगाना चाहती है लेकिन लुयंजन पीछे हट जाता है। तो ये लड़की कहती है क्या तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं कौन हूँ। और इतनी देर में वहाँ पे बहुत से रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं और उनको बात मालूम हो जाती है और ये पूछने लग जाते हैं कि आपके दरमियान और मिस गुजनजन के दरमियान जो शादी है क्या ये फेक है। ये वो लड़की थी जो कि लुयंजन को छोड़कर चली गई थी और लुयंजन इसी का इंतजार कर रहा था कि ये 3 साल बाद वापस आ जाएगी। तो ये प्रेस के सामने कहती है कि इस सब का जवाब मैं दूंगी और ये बताती है कि इस सब में ना तो लुयंजन की गलती ना ही ये जो लड़की खड़ी है इसकी, इन दोनों का ऐसे करने में भी एक वजह थी, तो इसलिए आप इस लड़की को कुछ भी मत कहिए। अगर आप लोगों ने किसी को इल्जाम देना ही है तो सिर्फ मुझे दें, इस सब में इन दोनों का कोई कसूर नहीं है। रिपोर्टर्स ये सवाल करने लग जाते हैं क्या मिस्टर लू गुजनजन को एज ए सब्स्टिट्यूट डिवोर्स दे देंगे क्योंकि ये आपकी जगह पे आई हैं। गुजनजन को सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता तो इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद ये वहीं पर आ जाती है अकेले से ड्रिंक करने के लिए क्योंकि सबके बाद ये बहुत ज्यादा उदास हो गई थी और आज की न्यूज के बाद से ये दोबारा से मशहूर हो जाती है और सभी लोग इसको अब फिर से बुरा समझने लग गए हैं और वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं वो इसकी पिक्चर्स बनाने लग जाते हैं। क्योंकि ये अपनी एक्चुअल कंडीशन में नहीं थी तो इसलिए ये सबको कहती है कि हाँ मैं एक सब्स्टिट्यूट हूँ क्योंकि वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। और वही वेट्रेस इसके पास आती है, कहती है कि तुम मुझे याद हो लास्ट टाइम तुम आई थी। गुजनजन इससे कहती है कि मैम क्या आपको भी यही लगता है कि जो ड्रेस मैंने तब पहले पहनी थी क्या मैं उसके लिए सूटेबल नहीं हूँ, क्या आपको भी यही लगता है कि मैंने वो चोरी किया था। तो ये कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो कपड़े आप पहने हुए यही मुझ पे अच्छे लगते हैं और यही मुझे सूट करते हैं। तो वेट्रेस कहती है कि नहीं तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम तो हर चीज में खूबसूरत लगती हो। और इसकी बात सुनने के बाद गुजनजन खुश हो जाती है, कहती है कि मैडम आपका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है और ये खुद से कहती है कि मुझे थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत है। तो जो इसके पास इसके फैन का एक कार्ड पड़ा होता है ये वो देख के पढ़ने लग जाती, तभी इसे जो नोटबुक पे हैंड राइटिंग होती है वो उस कार्ड से थोड़ी मिलती जुलती लगती है। ये इसे पढ़ने की कोशिश कर रही होती लेकिन ये अपने पैरों पे सही से खड़ी नहीं हो पा रही होती। तभी वहाँ पर लुयंजन आ जाता है और उसे गिरने से बचाता है और ये उसको देख के कहने लग जाती है कि तुम पहले क्यों नहीं आए। और ये उससे उल्टी सीधी बातें करने लग जाती है और कहती है तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने तुम्हें चुराया है। ये बहुत ज्यादा उदास होती है इसीलिए कोई अजीब सा गाना भी गाने लग जाती है। लुयंजन इसे घर ले जाता है। फिर इसके बाद लुयंजन अपने सेक्रेटरी जिन को कॉल करता है, कहता है कि मुझे चुमुयन की सारी वीडियोस चाहिए जिनमें मैं उनके साथ था। फिर इसके बाद जब सुबह होती है तो गुजनजन भी उठ जाती है और लुयंजन थोड़ी देर में इसके पास आता है। तो इससे कहती है कि देखा मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि हमारे दरमियान जो ये शादी है ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन हो ही गया होगा। लुयंजन कहता है कि तुम जो भी
कहो हमारी जो शादी का सर्टिफिकेट है, जो तुम्हारा ID कार्ड है वो मेरे पास है और तुम डिवोर्स लेने का नहीं सोच सकती। गुजंजन कहती है कि तुम मुझे इस तरह से अपने साथ फोर्सफुली नहीं रख सकते। लोयंचन कहता है क्या तुम वाकई श्योर हो कि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ अपने साथ रहने के लिए? तो तभी फौरन लोयंचन इसको इसकी वीडियो दिखाता है जो कि रात को इसने बनाई थी और ये उसमें ये कह रही होती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं इस तरह से फेक रिश्ते में नहीं बल्कि असली रिश्ते में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। गुजंजन कहती है कि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा ड्रंक थी इसलिए मैंने ये सब कह दिया होगा। लोयंचन कहता है कि अच्छा। तो फिर ये दोबारा से इसको वीडियो दिखाते हैं जिसमें इसने कसम खाई थी कि मैं ये इसीलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं ड्रंक हूँ, बल्कि ये बात मैं अपने दिल से कह रही हूँ। गुजंजन ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है। तो लोयंचन इससे कहता है कि मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा से जाने नहीं दूंगा और इस बात की भी कि तुम सब्स्टिट्यूट नहीं हो। फिर इसके बाद लोयंचन गुजंजन को अपना फोन दे जाता है और कहता है कि तुम बाकी वीडियोस खुद ही देख लो। फिर इसके बाद गुजंजन अपनी ही वीडियोस देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है। फिर इसके बाद गुजंजन को भयो की कॉल आती है, वो इससे बताती है कि जो शोमोयुन है उसने ही तुम लोगों की फेक शादी की खबर प्रेस को दी थी। ये बात मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई और इस वजह से लोयंचन की जो प्रोफेशनल इमेज बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है क्योंकि सभी लोग ये कह रहे हैं कि लोयंचन ने शोमोयुन के साथ बुरा किया और उसे इस तरह से छोड़ दिया। भयो से कहती है कि वो लड़की मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही, उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लगते, वो जैसी सबके सामने दिखाई दे रही वो हकीकत में वैसी नहीं है, तुम्हें सबका पता लगाना होगा। फिर इसके बाद गुजंजन शोमोयुन से मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर कुछ लड़कियां इसको मिल जाती हैं जो कि इसको शोमोयुन समझ लेती हैं, कहती हैं कि तुम लोगों की शक्लें बहुत मिलती हैं तभी तो तुमने उसकी जगह इतनी आसानी से ले ली। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे शोमोयुन भी आ जाती है। तो जैसे ही शोमोयुन ये देखती है कि गुजंजन ने भी इसके जैसे कपड़े पहने होते, ये अपनी फैंस के सामने अच्छा बनने का ड्रामा करती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मैं फौरन से जाकर कपड़े बदल आती हूँ। तो इसकी फैंस कहती हैं कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कपड़े बदलने की और तुम क्या माफी मांग रही हो। तो शोमोयुन कहती है कि नहीं, आज सुबह जब मैं निकल रही थी तो मैं जल्दी में ऐसे कैजुअली कोई भी ड्रेस पहन कर आ गई जिसकी वजह से मेरी बहन को तकलीफ हो रही है। ये इसको जानबूझकर इस तरह से बुला रही होती है, हालांकि इसकी इंटेंशंस इतनी अच्छी नहीं। तो इसकी फैंस ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा इससे इम्प्रेस हो जाती है, कहती हैं कि आप कितनी ज्यादा खूबसूरत और काइंड हार्टेड हैं। गुजंजन ये सब कुछ खामोशी से सुन रही होती है। जैसे ही कपड़े बदलने जा रही होती तो गुजंजन इसे कहती है कि तुम अभी यहीं पे रुको। तो गुजंजन इसे कहती है कि जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है ये एक कस्टम मेड बिया बेतिस्ता बैली का है जो कि इस पूरी दुनिया में एक ही है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने ये ड्रेस कैसे पहन लिया। शोमोयुन ये कहना चाह रही होती है कि जो इसने ड्रेस पहना वो ओरिजिनल है जबकि गुजंजन ने पहना वो ओरिजिनल है और उसके पास इस ड्रेस के डिजाइनर का कार्ड भी होता है और उसकी रिसीप्ट भी। तो ये अपना झूठ कवर करने के लिए कहती है कि अब तो अच्छे डिजाइनर्स के ड्रेस हर कोई कॉपी करने लग जाता है, तो इसलिए मुझे नहीं पता था कि ये कॉपी है या ओरिजिनल। और ये कहती है कि जो उस दिन हुआ मैं उससे बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों के दरमियान में यानी लोयंचन और तुम्हारे दरमियान में ऐसा कुछ हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आती तुम हमेशा मेरे साथ इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो। गुजंजन कहती है कि मैं तो सिर्फ तुमसे ड्रेस की बात कर रही थी, तुम ये कहाँ पे निकल गई, और मैंने तुम्हारे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं करना चाहा, ना ही मेरी ऐसी इंटेंशंस थी, मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ लोयंचन के लिए था। गुजंजन इसे कहती है कि तुम मुझसे नफरत करती हो और तुम जो भी चालें चल रही हो वो मेरे खिलाफ चलो, लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में अच्छी तरह से वार्न कर देना चाहती हूँ कि अगर तुमने जरा सा भी लोयंचन को नुकसान पहुंचाना चाहा या उसके साथ कुछ बुरा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये इसके करीब आकर इसका ड्रेस फाड़ देती है और शोमोयुन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर ये वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और आकर गुस्सा करने लग जाती है और खुद से कहती है क्या लोयंचन और गुजंजन ट्विंस हैं? इन लोगों के तो वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सेम है। ये इसलिए ऐसा कह रही होती क्योंकि कुछ देर पहले ये लोयंचन से भी मिली थी उसके ऑफिस में और उसने भी सेम यही कहा था कि अगर तुमने गुजंजन को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरह से पेश आऊंगा। फिर इसके बाद रास्ते में जब गुजंजन घर जा रही होती तो उसे लोयंचन का मैसेज आता है और उसे बताता है कि आज रात वो डिनर पर घर नहीं आ सकेगा क्योंकि वो स्मॉल थिएटर में जा रहा है और तुम टाइम पे खाना खा लेना। फिर इसके बाद गुजंजन उसी रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ से खाना लेती है। तो जो इसकी कोलीग होती है वो उसे कहती है कि ये तुम्हारा ऑर्डर, और फिर इसके बाद उसे कहती है कि तुम अपना ताल्लुक लोयंचन के साथ उस लड़की को खत्म मत करने देना, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो। गुजंजन कहती है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इसकी कोलीग कहती है कि मुझे तुम्हारा तो नहीं पता लेकिन लोयंचन की जो फीलिंग्स है वो मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ क्योंकि वो तुम्हारे पीछे काफी देर तक यहाँ पे आता रहा है, वो तुम्हारी तलाश में यहाँ पे आता रहता था लेकिन तुम तब तक यहाँ से जॉब छोड़कर जा चुकी थी। ये सुनने के बाद गुजंजन कहती है कि आप आखिर क्या कहना चाह रही हैं? तो इसकी कोलीग कहती है क्या तुम भूल गई हो कि लोयंचन वही यंग एंटरप्रेन्योर है जो यहाँ पे पहले आया करता था और जब भी वो यहाँ पे आता था तुम ही उसे खाना सर्व किया करती थी, और जब तुम यहाँ से चली गई थी वो अक्सर रोजाना ही यहाँ पे आता था तुम्हारे बारे में पूछने के लिए। जब मैंने उसे बताया कि तुम यहाँ से रिजाइन कर चुकी हो, अब तुम एक एक्ट्रेस बन गई हो, तो ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा अपसेट हो गया था। और उस दिन जब तुम लोग इतने सालों के बाद यहाँ पे आए तो मुझे लगा कि शायद तुम लोग
लोग एक दूसरे को सही से जान गए हो। और फिर तभी गुजेंजन को लुएंचन की बात याद आती है कि जब उसने ये कहा था कि मुझे ये सब कुछ बहुत फेमिलियर सा लग रहा है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गुजेंजन ऐसे ही गुजर रही थी तो उसको एक छोटा सा नोट मिलता है जिसपे चेयरअप गुजेंजन लिखा हुआ था। और वो कार्ड उठाने के बाद गुजेंजन बहुत खुश हो गई थी क्योंकि इसका पहला फैन था और ये इस बारे में भी सोच रही थी कि जिस रात सारी मीडिया को मालूम हो गया था कि इसकी और लुएंचन की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, उस रात जब ये अकेले रेस्टोरेंट में आई थी तो इसने उस कार्ड की और उस डायरी पे जो राइटिंग थी उसको मैच किया था। ये बार बार इन सब चीजों के बारे में सोच रही होती है कि आखिर ये सब कुछ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। फिर इसके बाद ये खुद को कहती है कि गुजेंजन तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना बंद करना होगा। और फिर इसके बाद ये ऐसे यहाँ से गुजर रही होती है कि इसकी नजर सामने पड़ती है दो आदमी शोमोयुन को जबरदस्ती खींच कर लेकर जा रहे होते हैं। शोमोयुन इसे देखने के बाद कहती है कि तुम दोनों मुझे छोड़ो, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो सामने खड़ी है, उसका नाम गुजेंजन है, मैं गुजेंजन नहीं हूँ। शोमोयुन कहती है कि ये जो सामने लड़की खड़ी है ये लुयुनचन की बीवी है, मैं नहीं, और इन्हीं दोनों की शादी हुई है और तुम लोग को शायद नहीं पता इंटरनेट पर हर जगह इन्हीं की खबरें हैं। तो वो आदमी कहते हैं कि लेकिन इंटरनेट पे तो ये खबर आ रही थी कि ये जो लड़की है ये लुयुनचन की असली बीवी नहीं है, इनकी शादी तो एक फेक शादी है, यानी तुम हमसे झूठ बोल रही हो, असल में तो लुयुनचन की फेवरेट तुम ही हो। तो ये इससे पीछा छुड़वाने के लिए कहती है कि नहीं नहीं, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, मैं झूठी हूँ, ये लड़की फेक नहीं बल्कि यही रियल है। गुजेंजन ये सुनने के बाद एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि आखिर तुमने अभी क्या कहा? मैं तो वैसे ही इन लोगों के बीच में आके इंटरफेयर कर रही थी, लेकिन हकीकत में जिसे लुयुनचन पसंद करता है वो मैं नहीं बल्कि गुजेंजन है। फिर इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस मूवी में शोमोयुन ने काम किया था, जिस दिन उस मूवी का प्रीमियर था, इसके प्रीमियर पे लुयुनचन भी आया था। फिर जब प्रीमियर खत्म होता है तो बैक स्टेज पे लुयुनचन किसी का वेट कर रहा था, लेकिन वहाँ पे शोमोयुन आ जाती है और ये कहती है कि मैंने गेस्ट लिस्ट चेक की थी तो मुझे मालूम हुआ कि तुम भी यहाँ पे आए हो, और मैं तुम्हें एक बात ये भी बता दूं कि मैं तो भी न्यू कमर हूँ और बहुत से अमीर लोग मुझे हासिल करना चाहते हैं। अब जबकि तुमने मेरी मूवी की प्रीमियर को अटेंड कर लिया है और तुम हैंडसम भी हो तो मुझे तुम्हारे साथ डेट करने में कोई हर्ज नहीं है। लुयुनचन कहता है कि मैं शुम, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। शोमोयुन कहती है कि मैं तुम जैसे मर्दों को अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो पहले थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हैं और बाद में नर्म पड़ जाते हैं। और इसने हाथ में एक बॉक्स पकड़ा होता है तो शोमोयुन उसके हाथ से वो बॉक्स लेके कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा एक गिफ्ट भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ, जबकि लुयुनचन ने इसे खुद नहीं दिया था। और जब ये वो बॉक्स खोलती है और उसमें वो जो कार्ड होता है वो इसके लिए नहीं बल्कि गुजेंजन के लिए था। और फिर शोमोयुन इसे जानबूझकर गले लगा लेती है और उसी वक्त एक कैमरामैन जो कि इसने खुद ही बुलाया था वो फौरन से तस्वीर खींच लेता है। लुयुनचन को इसकी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती और वहाँ से चला जाता है और शोमोयुन भी वो बॉक्स वहीं पे फेंक कर चली जाती है। और तभी पीछे से वहाँ पे गुजेंजन आती है जो कि वो कार्ड उठा लेती है और उस पर इसी का नाम लिखा था और अब तक यही समझती आई थी कि ये उसका कोई फैन था जो उसे चेयर अप करना चाहता, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो असल में लुयुनचन है। और ये सारी स्टोरी शोमोयुन अब गुजेंजन को बता देती है। फिर ये सब सुनने के बाद ये लुयुनचन को कॉल करने लग जाती है और उतनी देर में वहाँ पे रिपोर्टर्स आ जाते हैं। गुजेंजन फौरन से अपनी जो जैकेट पहनी होती है वो शोमोयुन के मुंह पे पहना देती है और ऊंची से आवाज लगाती है कि गुजेंजन यहाँ पर खुद ऊपर चली जाती है और सब रिपोर्टर्स शोमोयुन के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये कौन है। शोमोयुन अपने मुंह से जैकेट उतारती है और कहती है कि तुम लोग पागल हो, मैं गुजेंजन नहीं हूँ। और वो जो दो आदमी होते हैं उन्होंने ये सारी स्टोरी रिकॉर्ड कर ली थी जो थोड़ी देर पहले शोमोयुन ने गुजेंजन को बताई थी और सारे मीडिया को सुना देते हैं और सारे मीडिया वाले शोमोयुन से सवाल करने लग जाते हैं। गुजेंजन मुसलसल लुयुनचन को कॉल कर रही होती लेकिन वो जहाँ बैठा था वहाँ पर फोन के सिग्नल नहीं आ रहे थे। फिर इसके बाद फ्लैशबैक दिखाई जाती है कि जब गुजेंजन कॉलेज में थी और लुयुनचन अभी अपना बिजनेस स्टार्ट ही कर रहा था, उस टाइम पे ये अक्सर उसी रेस्टोरेंट में आता था जहाँ पर गुजेंजन जॉब करती थी और इसी वजह से लुयुनचन को उस दिन वो सारा कुछ बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा था, लेकिन याददाश्त जाने की वजह से ये याद नहीं था कि ये इससे पहले भी कई बार मिल चुका है। तो ये वही फिल्म थी जिसमें शोमोयुन ने भी काम किया था, उस मूवी में गुजेंजन ने भी किया और इसी वजह से लुयुनचन उस मूवी के प्रीमियर पे गया था। वो शोमोयुन की वजह से नहीं बल्कि गुजेंजन को देखने के लिए वहाँ पे गया था और अब थिएटर में बैठा भी ये उस प्रीमियर की वीडियो को देख रहा होता है और वह सारा कुछ रिकॉल करने की कोशिश कर रहा होता है कि इस स्टेज पर गुजेंजन भी खड़ी थी और थोड़ी देर बाद वहाँ पर रियल में गुजेंजन आ भी जाती है। लेकिन याददाश्त जाने से पहले लुयुनचन ये सब कुछ जान चुका था कि प्रीमियर वाले दिन क्या हुआ और इसीलिए जिस दिन डॉक्टर्स ने गुजेंजन को ये बताया था कि इसकी बहन की सर्जरी के लिए बहुत से पैसे चाहिए, उस दिन किसी इत्तेफाक के तहत लुयुनचन ने इसे कांटेक्ट नहीं किया था बल्कि वो ये जानता था कि लड़की आखिर में कौन है और अब ये एक्ट्रेस बन गई है क्योंकि लुयुनचन उस वक्त भी गुजेंजन से मोहब्बत करता था और लुयुनचन ने अपनी ग्रैंडमा को भी गुजेंजन के बारे में बताया हुआ था। तो इसकी ग्रैंडमा ने भी इसे यही कहा था कि हाँ, मुझे वो लड़की याद है जिससे तुम मोहब्बत करते हो, तो तुम्हारी पहली मोहब्बत है, तो क्या तुम उससे शादी करने वाले हो? तो लुयुनचन कहता है कि हाँ, मैं जल्द ही उससे शादी कर लूंगा। तो फिर इसके बाद ये अपनी ग्रैंडमा का बहाना लगाकर इससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेता है और शादी करने के बाद ये
सारी चीजें खुशी खुशी करता है। हत्ता कि इसने जो फोन पे पासवर्ड भी लगाया था इसने एक्सीडेंट से पहले ही लगा लिया था, जो कि गुजंजन की डेट ऑफ बर्थ थी। और ये सारे दिनों को रिकॉल कर रहा होता है कि जब जब ये एक दूसरे के साथ थी, इन्होंने किस तरह से एक दूसरे का ख्याल रखा। इसकी नजर में तो गुजंजन इसकी पहली मोहब्बत थी, लेकिन ये इस चीज से बहुत खुश था कि गुजंजन की नजर में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी सिर्फ, लेकिन फिर भी उसने लुएंजन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा और बहुत अच्छे से इसके साथ रही। और एक्सीडेंट वाली रात लुएंजन इसको प्रपोज करने ही वाला था, लेकिन बदकिस्मती से इसका एक्सीडेंट हो गया था और इसने सोचा था कि इसको सारी कहानी शुरू से बताएगा। और फिर गुजंजन भागी भागी लुएंजन के पास आती है। लुएंजन भी इसके पास आता है और इसको एक अजीब सी आवाज आती है। ऊपर देखता है तो ऊपर से एक बड़ी सी लाइट गिरने वाली होती है, लेकिन ये गुजंजन को अपनी तरफ खींचता है तो वो लाइट लुएंजन के सर पे गिर जाती है। इसके बाद ये लोग जल्दी से इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद इसे होश आ जाती है। लुएंजन को जैसे ही होश आता है, गुजंजन इससे इसका हाल पूछती है। ये अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है। और फिर गुजंजन खुद से कहती है कि यानी मेरे शौहर की फिर से याददाश्त चली गई है। लास्ट टाइम इसे सिर्फ मैं ही याद थी, जबकि मैं ये नहीं चाहती थी कि इसको मेरे बारे में कुछ भी याद हो, फिर भी इसे सब याद था। अब जब मैं चाहती हूँ कि मुझे याद रखे तो अब ये मुझे ही भूल गया है। गुजंजन कहती है कि आपकी कंपनी ने जो मेमोरीज को रिकॉल करने वाली ऐप बनाई थी वो लेके आओ, उससे इसको याद आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। सेक्रेटरी जिन कहता है मुझे सुन के बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो ऐप अभी भी अपनी ट्रायल स्टेज पे है। तो खुद से कहती है कि लेकिन मैं अब इस दफा हार नहीं मानूंगी। मेरे पास पिछली दफा तो कोई भी नहीं था इस बात का सबूत देने के लिए कि हमारी जो शादी थी वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन अब मेरे पास बहुत से लोग हैं। यानी इसके जहन में फेयो होती है, सेक्रेटरी जिन, वो रेस्टोरेंट वाली औरत और वो दो आदमी जो शुमोयन को पकड़ कर लेके जा रहे थे। और फिर इसके बाद गुजंजन बारी बारी सबको लुएंजन से मिलाती, जो कि इसे ही बताते हैं कि इसका और गुजंजन का ताल्लुक कैसा था। जब ये सारी बातें सुनता है तो ये कहता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था, मुझे अपने बारे में सुनकर जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर उसके बाद ये कहती है कि अब मुझे राउंड 2 की तैयारी करनी पड़ेगी, यानी जो पहले हो चुका है उसको दोबारा से दोहराऊंगी। फिर इसके बाद इसी तरह से ये लोग कहीं से आ रहे होते हैं। गुजंजन ने हील्स पहनी होती हैं। ये ड्रामा करती है कि इसके पाँव में चोट लग गई है हील्स पहनने की वजह से। ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसे लुएंजन उठा के लेके जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। लुएंजन इसके पास आके बैठता है तो गुजंजन को लगता है ये इसको अपनी कमर पे उठा के लेके जाएगा, लेकिन वो इसे कहता है कि मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो वहाँ से वो एक शॉपिंग ट्रॉली लेके आता है और उसमें गुजंजन को बिठाकर घर ले जाता है। फिर इसके बाद जब ये इसमें भी नाकाम हो जाती है तो ये ज़ॉम्बीज़ वाले सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी। और ये दोबारा से जैसे इसने पहले लुएंजन की गर्दन पर बाइट किया था वैसे ही करती है। ये इतनी जोर से करती है कि लुएंजन चीख उठता है। इसे लगता है कि इसकी याददाश्त वापस आ गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर इसके बाद ये उसको क्लब में लेके जाती है और इसको इस दफा लग रहा था कि शायद जैसा फर्स्ट टाइम हुआ था वैसे ही दोबारा होने से इसकी याददाश्त वापस आ जाए। ये लुएंजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन लुएंजन इसको कहता है कि अभी हैलोवीन नहीं आई तो तुम इन डीमंस के ग्रुप में मत डांस करो, और पहले की तरह इसको अपनी जैकेट उतार कर पहनाता है। तो उसी वक्त गुजंजन को एक आइडिया आता है। गुजंजन दो लड़कों के दरमियान खड़ी होकर डांस करने लग जाती है और जो जैकेट इसने पहनाई थी उसे आहिस्ता आहिस्ता उतारती है। लुएंजन इसे वहाँ से बाहर ले आता है और जब ये लोग बाहर आते हैं तो गुजंजन खुश हो रही होती है कि फाइनली इसका काम हो गया। इससे पूछती है कि तुम ये बात एडमिट क्यों नहीं कर लेते कि तुम जेलस हो रहे थे, और तुम इस बात का इतराफ क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हारी याददाश्त नहीं है बल्कि तुम तो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे। तो लुएंजन कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कल के अखबार के फ्रंट पेज पे मत आओ, क्योंकि लुएंजन ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसको बचाने के लिए किया ताकि किसी स्कैंडल में ना फिर से पड़ जाए। इसके बाद गुजंजन इसको डेट पे लेके आती है। ये हार बिल्कुल भी नहीं मान रही होती और कहती है कि अब हमें खाना ऑर्डर कर लेना चाहिए, और इसे बताती है कि तुम यूजुअली यहाँ पर आके पैकेज ए ही ऑर्डर करते हो, लेकिन यहाँ की सर्विस की वजह से मैं तुम्हें हमेशा से ही पैकेज बी रेकमेंड करती थी। तो लुएंजन कहता है क्या तुम चीटिंग कर रही हो, पैकेज बी में तो सिर्फ लेमन टी पाइनएप्पल बैग है। ये सुनने के बाद गुजंजन को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम मुझे मजीद पागल मत बनाओ। लुएंजन कहता है कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लो। गुजंजन जब वो मेन्यू पढ़ती है उस पर ये लिखा होता है कि गुजंजन मैं तुम्हें एक प्रॉपर तरीके से प्रपोज करना चाहता हूँ, और तभी लुएंजन अपने घुटनों के बल बैठ कर रिंग निकालता है, गुजंजन को प्रपोज करता है और गुजंजन भी लुएंजन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर इसके बाद लुएंजन और गुजंजन शादी कर लेते हैं और बहुत ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। फिर इसके बाद लुएंजन गुजंजन को कहता है कि आज जब ऑफिस में मेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं काम के सिलसिले में अब्रॉड जाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं हैप्पी आइलैंड भी जाऊंगा जहाँ पर तुम चाहती थी कि हम अपना हनीमून गुजारें। तुम अब घर जाओ और फिर हम लोग बाद में मिलते हैं। फिर उसके बाद जब रात में लुएंजन वापस घर आता
आता है तो काफी रात हो जाती है और ये लोग सो जाते हैं। लुएंचन को कुछ हिलता हुआ महसूस होता है और उसे थोड़ी देर बाद मालूम होता है कि ये तो अर्थक्वेक आ रहा है। ये गुजंजन को उठाने की कोशिश करता है लेकिन ये नहीं उठ रही होती। ये बार बार उसे उठाता है और कहता है कि अर्थक्वेक आ गया है, लेकिन उतनी देर में सारी बिल्डिंग गिर जाती है और थोड़ी देर बाद जब इन्हें होश आती है तो ये दोनों ही जिंदा होते हैं। और फिर जब गुजंजन को होश आती है तो गुजंजन सबसे पहले उठ के लुएंचन को ढूंढती है, लेकिन इसके पास बाकी सब लोग होते हैं लेकिन लुएंचन नहीं होता। इसके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं उसे बताते हैं कि लुएंचन दूसरे वार्ड में है और ये रोती रोती लुएंचन के पास जाती है क्योंकि इसे मालूम होता है कि वो कोमा में है। तो डॉक्टर गुजंजन को बताते हैं कि जब आप लोगों को यहाँ पे लाया गया था तो आपके हस्बैंड की टांगे बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमें इनकी टांगे काटनी पड़ी। गुजंजन को अपने कानों पे यकीन नहीं आता कि जो उसने सुना है कि वो ठीक है या नहीं। तो ये लुएंचन के ऊपर से चादर उठाकर देखती है तो वाकई में ही उसकी टांगे नहीं होती और ये पता चलने के बाद गुजंजन बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है। गुजंजन कहती है कि ये मुमकिन नहीं, लुएंचन तो मुसलसल मुझसे बातें कर रहा था। सेक्रेटरी जिन बताता है कि सिर्फ आपको बचाने के लिए ही वो आपको हिम्मत दे रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से कोई मिरेकल नहीं हुआ और इनके दिमाग का एक हिस्सा भी काफी देर तक ब्लीड करता रहा। मेंटल स्ट्रेस की वजह से हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि मिस्टर लू दोबारा कब उठेंगे। गुजंजन कहती है कि हमारी बहुत सी यादें मेरे पास हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तकबिल में उससे भी बेहतर होंगी। फिर इसके बाद गुजंजन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है अपने हस्बैंड के लिए और खुद से कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए मजबूत होना होगा और मुझे लगता है कि मैं जो जिंदगी गुजार रही हूँ बहुत सिंपल और यूनिक नॉवल की तरह है और इस नॉवल के ऑथर मैं हूँ और वो शख्स जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। और ये इसी तरह से अपने हस्बैंड की देखभाल कर रही होती है और लुएंचन को कहती है कि आज तुम्हें कोमा में इस तरह से गए हुए वो 28 डेज हो गए हैं, लेकिन तुम्हारी इस छोटी सी बीवी ने आज टी रेस्टोरेंट में 500 मील्स बेच दिए और इससे कहती है कि अब तुम जल्दी से उठ जाओ क्योंकि मैं तुम्हें फिर से पहले की तरह अपने इर्द गिर्द देखना चाहती हूँ। और जैसे ये कहती है तो लुएंचन की उंगली हिलती है और यहीं पर ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप गाइस आप लोगों को ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।